हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेमा वर्ल्ड पॉइंट में। एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 40, 60 और 120 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करें। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरह के सवाल को। देखिए और डिटेल में समझ लीजिए, कभी दिक्कत हो ना होगी आपको इस तरह से सवाल करने में। देखिए जो आपका समय दे रखा होता है, 40 दिन दिया है, 60 दिन दिया है और 120 दिन दिया है। तो हम मान लेते हैं कि जो इनका एलसीएम होता है समय का, वो उसके बराबर जो होता है कुल कार्य होता है। तो 40, 60, 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो कुल काम है वो कितना है, 120 काम है, जिसको ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा किया जाना है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, सॉरी ए का पूरा काम करने में कितना समय लगता है? तो 40 दिन लगते हैं। बी को कितने लगते हैं? बी को लगते हैं 60 दिन। और सी को कितने लगते हैं? तो सी को लगते हैं 120 दिन। क्लियर? जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि ए 40 दिन में पूरा काम कर रहा है, 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो 120/40 यानी कि 3 काम कर रहा होगा। क्लियर? और वैसे बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 120/60 यानी कि 2 काम करेगा। और सी एक दिन में करेगा आपका 1 काम। ठीक है, यानी तीनों का हमारा एक एक दिन का काम निकल के आ गया। आपसे क्वेश्चन में बोला था कि ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करें। यानी बी और सी के द्वारा तीसरे दिन सहायता की जा रही है। इसका मतलब पहले 2 दिन तो ए काम करेगा, यानी पहले दिन ए 3 काम कर देगा। अगले दिन क्या करेगा? ए फिर 3 काम कर देगा। जो तीसरा दिन होगा उस दिन क्या होगा? उस दिन ए अपना 3 काम कर रहा होगा और बी अपना 2 काम कर रहा होगा और सी अपना 1 काम कर रहा होगा। यानी कि कुल मिला के 3 दिन में इतना काम हो पाएगा। कितना काम हो जाएगा? तो 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। यानी कि कुल मिला के 12 काम हो जाएगा। कितने दिन में? तो 3 दिन में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 3 दिन में 12 काम हो रहा है तो 120 काम करना है हमें पूरा। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो 3 दिन में 12 काम तो 120 काम, इसका ये 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए। यानी कितने दिन लग जाएंगे? तो 30 दिन लग जाएंगे। क्लियर? यानी कितने दिन का समय लगेगा? तो 30 दिन का समय लग जाएगा। क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए और 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की परसेंटेज बताइए। यानी कितने व्यक्ति दोनों विषयों में पास हुए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए ये गोला आपका हिंदी का हो गया, ये अंग्रेजी का हो गया। ये डेटा किसका दर्शा रहे हैं? हम लोग फेल वालों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा जो भरा जाएगा वो फेल वालों को भरा जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है। तो दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं? तो दोनों विषयों में 20 फेल हुए, 20%। तो 20 बीच में आ जाएगा। अब हिंदी में कुल मिला कितने फेल हुए हैं? तो हिंदी में हुए 35%, जिसमें से 20 तो यहाँ पे दर्शा दिया गया। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 15% बचेगा, नहीं बचेगा? तो पूरा 35 का होगा। फिर ऐसे ही अंग्रेजी में कितना दर्शा है, कितने परसेंट फेल हुए हैं? तो 45%, जिसमें से आपका 20 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 25%। यानी कुल मिला के कितने बच्चे फेल हुए हैं? तो 15 और 20, 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 60। यानी कि 60% बच्चे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। पूछा क्या है? कितने बच्चे पास हुए हैं दोनों विषयों में। क्योंकि पूरा डेटा कितना होता है? 100% होता है। तो पास कितने हो जाएंगे? 100 माइनस के 60, कितना आ जाएगा आंसर? 40%। ठीक है, यानी 40% बच्चे क्या हुए हैं? दोनों विषयों में पास हुए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं। पिता है, माता है, 3 विवाहित पुत्र हैं, 1 अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्रों में से दो को दो दो पुत्रियां तथा एक को एक पुत्र है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? आपको महिला की काउंटिंग करनी है कि परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। तो देखिए गिन लेते हैं। एक संयुक्त परिवार में सदस्य हैं माता और पिता, एक तो ये हो गई। ठीक है, 3 विवाहित पुत्र हैं और एक विवाहित पुत्री हो जाएगी और 3 विवाहित पुत्र जाएंगे, तीनों की पत्नियां हो जाएंगी। तो 3 यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा विवाहित पुत्रों में से 2 को 2 पुत्रियां हैं, यानी कि 4 पुत्रियां यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, और एक को एक पुत्र है और एक, बस इतना ही है ना। एक ये हो गया, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 4
9, यानी कुल मिला कितने महिला सदस्य हैं? तो 9 महिला सदस्य हैं। एक तो माता हो गई और 3 पत्नियां हो गई इनकी, और 2 पुत्रों की 4 पुत्रियां हो गई। तो 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9। ठीक है, इतने ही सदस्य हैं महिला सदस्य, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? डल, सेंटोस, विक्टोरिया या फिर नाइजर? तो देखिए, नाइजर तो नदी है, झील तो है नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यदि आप कॉमन सेंस में लगाएंगे तो इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। डल आपके इंडिया में है, तो ये नहीं हो सकती अफ्रीका में, और सेंटोस आपका बंदरगाह है, तो ये आपका कहाँ है? ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप से मैच करता है। वही विक्टोरिया झील भी कहाँ पर है? तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और इसी झील से होकर क्या निकलती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको क्या कहते हैं? जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, वो आपकी विक्टोरिया झील से होकर ही निकलती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसी झील से आगे नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो कहाँ से निकलती है? तो आपकी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी ये नील नदी किस सागर में गिरती है, तो ये गिरती है आपकी भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में जाके अपना पानी छोड़ती है। क्लियर? इतने सारे पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और उपरोक्त में से कोई नहीं। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था आपका जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना हुई कब थी? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला था। ठीक है, 1290 से 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी इसी वंश का था। तो इसकी जो खासियत थी वो क्या थी? इसने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने लागू की थी। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। दूसरा, घोड़े दागने की प्रथा किसने लागू की थी? तो वो भी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 10 किलोग्राम चावल 600 रुपये में खरीदता है और उसे 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो चावल का विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बताइए, चावल का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि हम क्रय मूल्य में से, ठीक है, क्रय मूल्य में से यदि हम हानि को घटा दें तो हमें क्या मिलता है? तो हमें विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। अब इसी चीज़ का हम यूज करेंगे। हम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम चावल का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो क्या है? x रुपये है। ठीक है, तो 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य में से 10 किलोग्राम चावल के क्रय मूल्य में से, ठीक है, 2 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य, ठीक है, हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 10 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य। 10 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, आप 10 किलोग्राम का भूल जाइए। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस के हानि कितनी हुई है? 2 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी क्रय मूल्य में से जब हम हानि को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य मिलेगा। तो हानि कितने पर हो रही है? कुल मिला के 10 किलोग्राम चावल पे ही हो रही है। तो 10 किलोग्राम चावल का जो क्रय मूल्य है उसमें से हम हानि को घटा देंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य है कितना? 600 रुपये है, तो 600 रख दीजिए, माइनस 2 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम का हमने विक्रय मूल्य माना है x, 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा? 2x बराबर 10 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य यानी कि 10x। क्लियर? तो 600 माइनस के 2x बराबर 10x। अब 2x को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 12x, यानी कि 600 बराबर 12x। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी 600 बट्टे में 12, यानी कि 50 रुपये। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3, 50 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे थोड़ा समझना था कैसे वैल्यू रखनी है, तो आपको इस मैंने 10 किलोग्राम समझाने के लिए लिखा हुआ है। बाकी आप क्रय मूल्य माइनस के हानि बराबर विक्रय मूल्य भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 बच्चे ABCDEF फुटबॉल खेल रहे हैं। ए तथा ए भाई हैं, F E की बहन है, C A के पिता के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है। तो B तथा D C के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो C का F से क्या रिश्ता है, ये निकालना है। देखिए, इसका डायग्राम बना लेते हैं, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही बना लेते हैं। ठीक है।
6 लोग हैं, ए तथा ई भाई हैं। ए और ई क्या है आपके भाई हैं, तो प्लस से दर्शा देंगे, और ये जो चिन्ह होता है ये आपका भाई को दर्शाता है, भाई या बहन के रिश्ता को, यानी एक ही पीढ़ी को दर्शाता है। प्लस मेल को दर्शाता है, माइनस आपका फीमेल को दर्शाता है। आगे देखिए एफ ई की बहन है, जो एफ है वो क्या है, ई की बहन है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सी ई के पिता के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, यानी सी कौन है, ई के पिता, यहाँ पे ए के पिता जाएंगे कि इकलौते भाई, यहाँ पे इसके भाई आ जाएंगे पिता के का इकलौता बेटा है, ठीक है, यानी सी कहाँ पे आएगा आपका, इस तरह से आएगा, यानी ए के पिता के इकलौते भाई के इकलौता बेटा है, ठीक है। अब आगे देखिए बी तथा डी सी के पिता की इकलौती बेटियां हैं, बी तथा डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं, सी के पिता के भाई की बेटियां कौन है, तो डी और सी हैं, यानी कि इनकी बहन हो जाएंगी, क्लियर यहाँ तक। अब आपसे पूछा है कि सी का एफ से क्या संबंध है, यानी सी एफ का कौन लगता है, तो सी एफ का कौन लगेगा, तो पिता के भाई का लड़का कौन लगता है, चचेरा भाई, तो सी कौन लगेगा एफ का, चचेरा भाई लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आपको बोला गया है कि ए प्लस को दर्शाता है, बी गुणा को, सी माइनस को, और डी डिवाइड को दर्शाता है, तो निम्न के समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, देखिए जो भी आपको बोला गया है उसको बस रखते जाइए, जैसे ए की जगह पे क्या रखना है, आपको प्लस दर्शाना है, तो देखिए मैंने आपको ये पहले से लिखा हुआ है। अब देखते हैं बी की जगह पे, यहाँ पे 27 के बाद बी आया, तो बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे आएगा गुणा, तो मैंने यहाँ पे गुणा लिख लिया। फिर सी के बाद क्या है, बी सॉरी 3 के बाद क्या है, सी है, सी को क्या दर्शाता है, माइनस, आपको यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर ए को क्या दर्शा रहा है, प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर ए है तो ए को क्या दर्शा रहा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर आपका बी है, बी की जगह पे क्या आएगा, गुणा, तो यहाँ गुणा आ जाएगा। फिर डी है, डी की जगह पे कितना आएगा, भाग, तो यहाँ पे आपका भाग आ जाएगा, ठीक है। अब आपका सिंपल इक्वेशन बन गया है। अब इसमें बोर्डमास नियम लगा दीजिए। बोर्डमास नियम के हिसाब से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये वाला ब्रैकेट वाली संख्या सॉल्व होगी और ये वाली ब्रैकेट वाली संख्या, इसमें भी पहले हम भाग के हिसाब से, फिर गुणा, फिर आपका जोड़ और फिर घटाओ, इस क्रम में हमें इसको सॉल्व करना होता है। देखते हैं इसको कैसे हुआ इसका सॉल्यूशन। देखिए जो संख्या लिखी हुई उसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको भी मत छेड़िए। ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को देखिए, 11 + 3 कितना हो जाएगा, तो 14, ठीक है। अब ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस 14 गुणा, अब ब्रैकेट के अंदर 100 में भाग किसका जा रहा है, 10 का, तो कितना आएगा, 10, 10 लिख दीजिए और ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब आपका इतना बचा, ठीक है। इतना बचने के बाद में अब देखिए अब नंबर किसका आएगा, गुणा का, क्योंकि भाग तो हो गया, भाग है ही नहीं इसमें। 27 दिया 81 माइनस के 14 प्लस 14 140, क्लियर। अब जोड़ लीजिए, ये और ये आपका जुड़ जाएगा, तो 81 प्लस 140 कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 और 221 माइनस के 14, 221 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 207, कितना आंसर आएगा आपका, 207, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट है मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। ये हिंडोला महल क्या है, हिंडोला महल की खासियत क्या है कि ये महल आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये बनवाया किसने था, तो ये आपका होशंग शाह ने बनवाया था, ठीक है। ये मालवा के शासक होशंग शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी खासियत यही है कि आपको हिलता हुआ प्रतीक दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे थे, यानी महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए या फिर रूस। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे वापस, कहाँ से आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे मैं आपको लिख ही देता हूँ। जैसे पहली पुस्तक इनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। दूसरा है इसका हरिजन, इनका हरिजन पत्रिका है, एक हरिजन नाम से एक पत्रिका है इनकी, वो भी आपकी पूछी जाती है। तीसरा है आपका यंग इंडिया पत्रिका, ये पत्रिका किनकी है, तो ये भी आपका महात्मा गांधी जी की है।
लेकिन आपसे कभी पूछा है यंग इंडिया पुस्तक किसकी है, तो ये आपकी लाला लाजपत राय की है, ठीक है। लेकिन ये पत्रिका पूछी है तो किनकी है, तो महात्मा गांधी की है, ठीक है। ये तीनों पुस्तकें आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी की बार बार पूछी जाती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया। इसके अलावा आपसे इनका नारा पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो उन्होंने नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है, करो या मरो, ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 व्यक्तियों में पहले 12 का औसत भार 90 किलोग्राम है। यदि 13वें व्यक्ति का भार सभी 13 व्यक्तियों के औसत भार से 12 किलोग्राम अधिक है तो 13वें व्यक्ति का भार क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कि कुल जो भार है 13 व्यक्तियों का औसत जो भार है वो x किलोग्राम है, यानी कि 13 व्यक्तियों का औसत भार, ठीक है, कितना है, तो आपका x किलोग्राम है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए 12 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 90 किलोग्राम, तो 12 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार कैसे निकालते हैं, औसत गुणा संख्या। तो 12 व्यक्तियों का कुल भार, 12 व्यक्तियों का कुल भार कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 गुणा 90, यानी कि 1080 किलोग्राम। क्लियर। अब 13वां व्यक्ति उसका भार है कितना, 13वें व्यक्ति का भार है सभी 13 व्यक्तियों के औसत भार से कितने किलोग्राम अधिक है, यानी कि 12 किलोग्राम अधिक है, यानी कि 13वें व्यक्ति का भार कितना होगा, तो 13वें व्यक्ति का भार हो जाएगा, 13वें व्यक्ति का भार बराबर हो जाएगा कुल औसत से कितना अधिक है, 12 किलोग्राम अधिक है। तो कुल औसत तुमने कितना माना था, x माना था, x प्लस 12 किलोग्राम, ठीक है। ये 13 व्यक्ति का भार हो गया, ये 12 व्यक्तियों का भार हो गया, तो कुल मिला के 13वें व्यक्ति का यानी सभी व्यक्तियों का भार कितना हो जाएगा, तो सभी व्यक्तियों का भार हो जाएगा 1080 प्लस x प्लस 12, ये क्या हो गया, सभी व्यक्तियों का भार हो गया। और सभी व्यक्तियों का औसत कैसे निकालेंगे, तो सभी व्यक्तियों का औसत होता है कुल भार बटे में संख्या, और व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्ति हैं 13, तो इसका मतलब जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1080 प्लस एक्स प्लस 12 बट्टे में 13, जो किसके बराबर होगा, जो आपके एक्स के बराबर होगा, क्योंकि औसत कितना है, एक्स ही तो है। 13 व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा, 1080 प्लस एक्स प्लस 12 बट्टे 13 बराबर एक्स। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13 एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स 1092, क्योंकि 12 इसमें जुड़ जाएंगे, प्लस एक्स बराबर 13 एक्स। अब एक्स इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1092 बराबर 12 एक्स, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, एक्स बराबर 1092 बटे में 12, 12 से भाग करेंगे तो 12 में 108, 12 कम 12, तो 12 सॉरी 12 नंबर 108 और 12 कम 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो 91 किलोग्राम। लेकिन आपसे पूछा क्या, 13वें व्यक्ति का भार, तो 13वें व्यक्ति का भार था कितना, एक्स प्लस 12, यानी कि 91 प्लस आपको 12 करने पड़ेंगे, 13वें व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 91 प्लस 12, यानी कि 103 किलोग्राम, ठीक है, 103 किलोग्राम, यानी 91 प्लस 12 बराबर 103 किलोग्राम। तो 13वें व्यक्ति का भार हो जाएगा आपका 103 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग हो। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो, तो आपको एक तरीका तो ये होता है कि मतलब आप 9999 को पूर्ण वर्ग निकालें, उसको भाग विधि से निकालें, तो एक वो तरीका आपको लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए, आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिए इसके लिए, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक 99 नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट करिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में
अंत में शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या विषम नहीं हो सकती। संख्या, शून्य की संख्या, एक सेकेंड, शून्य की संख्या विषम नहीं होगी, ठीक है, विषम नहीं हो सकती। क्लियर? मतलब इसका ये हुआ कि जो भी शून्य होंगे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में, वो या तो 2 होंगे, या फिर 4 होंगे, या फिर 6, या फिर 8, इस तरह से, यानी 1, 3, 5 इस तरह से नहीं होंगे। बस दोनों नियमों का पालन करिए, इसका आंसर निकल आएगा। देखिए यहाँ 99 है तो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता पूर्ण वर्ग। यहाँ जो शून्य है वो 1, 2, 3 आए तो ये भी आपका नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक कुट भाषा में रमन को 5, प्रशांत को 8 और लिखा जाता है तो टिमटिम को क्या लिखा जाएगा? देखिए रमन में कितने लेटर हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर हैं तो आपको 5 दर्शाया है। प्रशांत में 8 है तो यहाँ 8 दर्शाया है। इस पर टिमटिम में कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 2 व्यक्तियों ने की थी, ठीक है। एक तो एनी बेसेंट थी और एक आपके बाल गंगाधर तिलक थे। तो चूंकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में एक ही है आपका, तो ये आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। इन्होंने कब की थी होम रूल लीग की स्थापना? 1916 में की थी। बात करें एनी बेसेंट की, तो ये भारत की पहली महिला थी, प्रथम महिला जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और इसके अलावा देखिए इनकी कुछ पुस्तकें हैं वो भी नोट कर लीजिए, वो भी आपसे बहुत पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पे जो पुस्तकें लिख रहा हूँ वो एनी बेसेंट की लिख रहा हूँ। जैसे आपकी न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया पुस्तक किनकी है, तो एनी बेसेंट की। जबकि यंग इंडिया किनकी है? यंग इंडिया पुस्तक आपकी बाल गंगाधर तिलक की है, सॉरी लाला लाजपत राय की है। और यंग इंडिया पत्रिका, पत्रिका किनकी है, तो पत्रिका आपकी महात्मा गांधी जी की है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ पुस्तक किनकी है, वो भी आपकी एनी बेसेंट की ही है। एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो आयरलैंड की थी। क्लियर? ये सारे पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक या फिर सुवर्णाध्यक्ष? तो जो सिक्के ढालने का काम था वो किनका था, वो आपका लक्षणाध्यक्ष का। किनका था? लक्षणाध्यक्ष का था सिक्के ढालने का काम। और आपका जो लोहाध्यक्ष का काम, ये का काम क्या था, ये आपका धातु ढालने का काम करता था। धातु गलन का काम किसका था, वो आपका लोहाध्यक्ष का था। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है वो कौटिल्य की पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक ग्राम के, उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर? कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, तो वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो देखिए शेष क्या बचेगा, जब हम x की पावर 13 प्लस 1 को जब हम x माइनस 1 से भाग करेंगे तो शेष पर क्या बचेगा, ये आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी x माइनस 1 से भाग कर रहे हैं तो इसको हम बराबर 0 रख लेते हैं। हम मान लेते हैं इसका ये फैक्टर है, इसका ये गुणनखंड है, तो जब इसका गुणनखंड है तो ये किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा आपको 1। जब हमें x बराबर 1 मिल गया, हम वो वैल्यू किस में रख देंगे, अब हम वैल्यू रख देंगे x की पावर 13 प्लस 1 में, ठीक है। इसमें रख दीजिए बस x बराबर 1, तो कितना आ जाएगा, x पर 1 रखेंगे 1 की पावर 13 प्लस 1, 1 की पावर 13 एक ही होगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 2। यानी जब हम x बराबर 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और 2 ही आपका क्या बनेगा, शेषफल बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका शेषफल बन जाएगा। इसका मतलब जब हम x की पावर 13 में जब हम x माइनस 1 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, हमारा शेषफल आना चाहिए 2। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, 5 जिलों में रामपुर छोटा है श्यामपुर से, रामपुर बड़ा है हरिपुर से, जयपुर बड़ा है श्यामपुर से, परंतु इतना नहीं जितना हरिपुर है। सबसे बड़ा जिला पूछा है आपसे। देखिए इसको साथ में बना लेते हैं। देखिए रामपुर छोटा है श्यामपुर से, तो आर नीचे कर लीजिए एस के, एस फोर श्यामपुर, आर फोर रामपुर, ठीक है। जो बढ़ता हुआ क्रम है वो इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। रामपुर छोटा है श्यामपुर से,
धामपुर बड़ा है हरिपुर से। अब धामपुर और हरिपुर तो इसमें कहीं दे ही नहीं रखा, तो अब इस लाइन को छोड़ दीजिए। जयपुर बड़ा है श्यामपुर से। जयपुर किससे बड़ा है? श्यामपुर से। ठीक है, परंतु इतना बड़ा नहीं जितना कि हरिपुर है, यानी कि हरिपुर से छोटा, तो हरिपुर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब धामपुर बड़ा है हरिपुर से, तो धामपुर आपका और भी ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, पूछा क्या है सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा, तो धामपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो रामपुर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, धामपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? तो जब आपको दिन की संख्या निकालनी हो तो आपको फिर विषम दिन ढूंढने होते हैं। तो 17 मार्च से लेकर 12 जुलाई तक कितने विषम दिन आएंगे? तो देखिए मार्च में अभी कितने दिन बचेंगे, तो 17 मार्च है तो 31 का महीना होता है, तो आपके 14 दिन बचेंगे। तो 14 दिन में तो विषम दिन आपके बिल्कुल भी नहीं है। विषम दिन का मतलब होता है कि 7 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है। तो जब हम 14 को 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल तो 0 बचेगा। इसका मतलब मार्च के महीने में हमारे विषम दिन कितने हैं, तो 0 है। अब देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। अब 30 में हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 30 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा हमारा 2। तो अप्रैल में हमारे कितने विषम दिन हो गए, 2 विषम दिन हो गए। क्लियर? अब मार्च अप्रैल, आपका नंबर किसका आएगा, मई का। मई कितने की होती है, 31 की होती है। तो जो अप्रैल में 2 हैं तो 31 में फिर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मई के बाद फिर जून में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे दो आपके विषम दिन मिल जाएंगे। जून के बाद में जुलाई। अब जुलाई में हमें कहाँ तक जाना है, तो 12 जुलाई तक जाना है। अब 12 जुलाई तक जाना है तो हमारे विषम दिन कितने मिलेंगे जुलाई में, तो जब हम 12 में 7 से भाग करेंगे तो हमारे शेष पर कितना आएगा, 5। यानी कुल मिलाकर हमारे दिन कितने आ गए, इतने आ गए। कितने, तो 2 और 3 5 और 2 7 और 5 12। यानी कुल मिलाकर हमारे 12 दिन क्या है, आपके विषम दिन आ रहे हैं 17 मार्च से लेकर 12 जुलाई तक। तो जब हम 12 में 7 से भाग करेंगे कितना शेषफल आएगा, 12 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 5। यानी कि आपको जो वर्तमान दिन है उसमें आपको 5 दिन और जोड़ देने हैं। यानी कि सोमवार में जब हम 5 दिन जोड़ेंगे तो हमें कौन सा दिन मिलेगा, तो हमें शनिवार मिल जाएगा। और यही आपका क्या होगा, 12 जुलाई को दिन हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सासियाना पर हमला किया था? तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या फिर चंगेज खान? तो उस समय कौन था, मतलब किसके नेतृत्व में किया था, तो चंगेज खान के नेतृत्व में आक्रमण किया था। जब बात करें 1219 की, तो उस समय भारत में शासक कौन था, भारत में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम। दूसरा, इसने इक्तादारी प्रथा इसने चालू कराई थी। तीसरा, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। ठीक है। तो उसके बाद जीतल और टंका नामक 2 सिक्के चलाए थे। जीतल और टंका नामक 2 सिक्के किन्होंने चलाए थे, तो वो भी आपके इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है? निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है? देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा या फिर ये सभी? तो बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, कोयना भी है, भीमा भी है, तुंगभद्रा भी है। इसके अलावा कौन कौन सी नदियां हैं वो भी नोट कर लीजिए। जैसे आपकी मूसी नदी है, इसके किनारे कौन सा शहर है, हैदराबाद। आपकी दूध गंगा, इसके अलावा पंचगंगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी मालप्रभा, फिर घाट प्रभा, मालप्रभा और घाट प्रभा। ठीक है, ये नदियाँ, ये आपकी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी और है, उसका नाम नोट कर लीजिए, हगरी। ठीक है, हगरी या इसी को कहते हैं बेथावती। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हगरी या बेथावती किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा की। और कृष्णा की सहायक नदी पूछे हैं तो मूसी है, दूधगंगा है, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना है, तुंगभद्रा है, भीमा है, ये सभी किसके हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी। यहीं पे बात कर लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में।
तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है आपकी महाबलेश्वर जो कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ गिरती है? गिरती कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा कृष्णा नदी से और क्या क्वेश्चन पूछाते हैं? इस पर कुछ बांध बने हुए हैं, बांधों से भी क्वेश्चन पूछाते हैं कि ये बांध किस नदी पर है। जैसे आपका मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध। इसके अलावा आपका अलमाटी बांध है। इसके अलावा आपका नागार्जुन सागर बांध है। कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध। मैं आपको यहाँ देखिए जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, ये बांध किस पे है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर ही है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है कि जो आपके आमने सामने के जो कोण होते हैं, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी, ये कितने अंश के होंगे? तो 180 अंश के होंगे। कोण बी प्लस कोण डी, ये कितने अंश के होंगे? तो ये भी आपके 180 अंश के होंगे। यानी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए, आमने सामने कोणों का योग। तो एक तरीका तो आपका ये है कि जो आपको ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है एक्स और वाई की, वो यहाँ रख लीजिए, बस यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसमें योग 180 अंश बैठ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आमने सामने के जो कोण है, यानी ए और सी का कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। यही चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है। और दूसरी खासियत क्या होती है चक्रीय चतुर्भुज की कि उसके जो सिरे होते हैं वो एक किसी वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए। दूसरा, आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, ये खासियत होती है आपकी चक्रीय चतुर्भुज की। तो देखिए 3/-5 प्लस 7x प्लस के 5 किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो 7x प्लस 3/5 से 5 खत्म, बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। यानी एक समीकरण आपका ये बन गया। ठीक है, अब इन दोनों से ले लीजिए, तो 4x प्लस के 4 पाई प्लस के 20 बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, यहाँ से आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, 4x प्लस के 4 पाई 20 इधर जाएगा तो कितना जाएगा? 160 डिग्री। ठीक है, और इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा? 4 कॉमन लेके 4x प्लस वाई बराबर 160। तो यहाँ से आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 160/4 यानी कि 40 डिग्री। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 40। यानी ये आपका कौन सा मिल जाएगा? आपको समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, और ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। यानी दोनों समीकरण की सहायता से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के तरीके कई अलग अलग हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें 3 का गुणा कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर 3 बराबर हो जाएगा, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी, फिर वैल्यू इसमें रख दीजिए, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आ जाएगी। फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए 7x प्लस के 3 बराबर 180 अंश है, समीकरण 1 से। इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, इस समीकरण में हम 3 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 3x प्लस के 3 बराबर 40 डिग्री। अब इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण को घटा दीजिए, तो घटाने पर साइन क्या हो जाता है? नीचे वाले के चेंज हो जाते हैं, इससे ये खत्म हो जाएगा, ए प्लस का ए माइनस का है। 7x में से 3x घटाएंगे कितना बचेगा? 4x बचेगा, और 180 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा? 140 बचेगा। तो 4x की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 140/4 यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 35 डिग्री। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं किसमें 35 दे रखा है एक्स की वैल्यू। तो देखिए एक्स की वैल्यू 35 किसी में दे रखी है? इसमें तो नहीं दे रखी, इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया था, 3x प्लस 3 बराबर 40 थी, 120 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120। तो हम 180 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा? यहाँ पे बचेगा खाली 60 बचेगा। क्लियर? जब x 4x बराबर कितना है? 60 है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमको? 15। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब चेक करते हैं x बराबर 15 है किसी में। तो देखिए x बराबर 15 आपका इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों आंसर हमारे नहीं हो सकते। क्लियर? अब चेक कर लेते हैं हम y की वैल्यू। आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर 40 था, इसमें से x बराबर 15 है, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो 15 प्लस वाई बराबर 40। तो यहाँ से आपको y बराबर मिल जाएगा 40 माइनस के 15 यानी कि आपका 25 डिग्री।
तो बाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 25 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है राइट आंसर। देखिए आपका ये थोड़ा लॉन्ग तरीका पड़ गया है ना, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ गया वो अच्छी तरह से। तो मैंने आपको पहले तरीका क्या बताया था कि आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते थे, इसका आंसर निकाल सकते थे। कैसे निकालते ऑप्शन की सहायता से, देखिए पहले ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू 15 रखते हैं, हम बाई की वैल्यू कितनी रखते हैं 25, तो एक्स की वैल्यू 15 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 15 चौका 60 हो जाता है ये कितना हो जाता है 15 चौका 60, ये वाला कौन कितने अंश का हो जाता है, तो 25 चौका 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 60 कितना हो गया 180। इसका मतलब ये हमारा क्या है संतुष्ट कर रहा है समीकरण, तो हमारा ये आपका क्या बन जाता है राइट आंसर बन जाता। तो वहाँ से तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाता। आपको इस तरीके से भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। ये आपका आंकड़े दे रखे हैं, आपको बताना है कि एक्स की हम क्या वैल्यू रखते हैं कि इसका बहुलक 27 हो जाए। ठीक है, बहुलक क्या होता है, वो संख्या जो इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आई होती है तो आपका बहुलक होती है। अब देखिए एक्स की हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो एक्स वैल्यू हमेशा हमें क्या रखनी पड़ेगी, जो आपका बहुलक होगा हमें वही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स का मान हमारा क्या होगा 27 ही हो जाएगा, तभी इसका ये बहुलक क्या बनेगा 27 बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यानी आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है क्या है। देखिए यहाँ पे आपकी दो सीरीज बनी हुई है, यहाँ पे आपकी क्या है दो सीरीज बनी हुई है, एक आपकी इस तरह से और एक आपकी इस तरह से बनी हुई है। तो 4 के बाद 16, फिर यहाँ पे कितना आएगा फिर 64, ऐसे 196, 169 फिर 144। तो देखिए ये तो आपका क्या है 14 का वर्ग है, ये आपका 13 का है और ये आपका 12 का, यानी ये घटते क्रम में है। इधर देखें तो ये आपका 2 का वर्ग है, ये आपका 4 का वर्ग है और ये यहाँ पर कितना है 8 का वर्ग है। इसका मतलब यहाँ पे कितने का वर्ग आना चाहिए 2 4 6 8, यानी कितने का वर्ग आना चाहिए यहाँ पे 6 का वर्ग आना चाहिए, और 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितनी वैल्यू आएगी, तो 36 वैल्यू आपकी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं। तो टैगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जो आपके टुंड्रा वन होते हैं वो क्या है, उसमें शैवाल पाए जाते हैं और काई पाई जाती हैं। शैवाल और काई आपने देखे ही होंगे, ज़्यादातर जो तालाब वगैरह में जो काई जम जाती है हरे रंग की, वो क्या होते हैं शैवाल ही होते हैं। और टुंड्रा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इस आपके ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका साइबेरिया हो गया, वहाँ पे आपके शैवाल वन आपके टुंड्रा वन पाए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, गांधीनगर, मुजफ्फरनगर, मैसूर या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या है, मुजफ्फरनगर बिहार, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मुजफ्फरनगर बिहार। ठीक है, ये किस लिए फेमस है, आपका लीची के लिए भी फेमस है। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, वो भी आपका मुजफ्फरपुर में ही है। ठीक है, सॉरी मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर तो आपका यूपी में पड़ता है, मुजफ्फरपुर आपका बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडारण से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। जिस पर अनाज को भंडार किया जाता है उसी पर जल को क्या किया जाता है, बांध बना के स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बांध बनेगा। ठीक है, यानी अनाज को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, भंडार गृह बनाया जाता है, तो जल को स्टोर करने के लिए आपको बांध का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में असंगत युग्म को छांटिए, जीवन मृत्यु, विष अमृत, कपड़े गहने लाभ हानि। देखिए एक में, दो में और चार में, एक में क्या है एक दूसरे के विलोम का प्रयोग किया गया है, अपोजिट का प्रयोग किया गया है। जीवन का मृत्यु होता है, विष का अमृत होता है, लाभ का हानि होता है, लेकिन कपड़े गहने क्या है एक दूसरे के विलोम तो नहीं है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आने से असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1, जेड बराबर -3 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। देखिए इसमें आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए यदि कभी भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो 0 हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो 0 हो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जो वैल्यू होती है वो 3x वाई जेड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 3x वाई जेड के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू कितनी है 1 और जेड की वैल्यू कितनी है -3। यदि हम सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।
इसका मतलब जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3x/z, ये आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो मैंने आपको बताया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 3x/z के बराबर। इसकी जब कितनी क्या आ जाएगा? इसकी जब आ जाएगा आपका 3x/z। कब? जब आपकी x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो तब। तो इसके जगह पे आ जाएगा आपका 3x/z और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x/z। दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे? कट जाएंगे। तो कुल मिला के जो वैल्यू कितनी आएगी वो आपकी 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? तो 0 बनेगा। नेक्स्ट देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 को हुई थी। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे एकदम सही है। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यंग इटली आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गैरिबाल्डी, काउंट कैवुर, एमेनुअल द्वितीय और कैवुर। तो यंग इटली आंदोलन चलाया गया था वो गैरिबाल्डी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इटली की तरह से आप उसको क्रांति समझ सकते हैं। तो जो इटली में क्रांति हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? आपकी गैरिबाल्डी की वजह से ही मान सकते हैं आप, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? देखिए, पहले स्त्री यानी कि फीमेल और जो मेल का रेशियो था वो कितना था? 3:2 था। अब अनुपात क्या हो गया? पलट गया। कब पलट गया? तो देखिए, कितने मेल आए थे? 20 मेल आए थे। स्त्रियाँ कितनी आई थी? स्त्रियाँ आपकी 0 आई थी, तभी तो पलट गया। यानी स्त्रियों की संख्या तो कोई चेंज हुई नहीं, लेकिन 20 पुरुष आपके बढ़ गए, तो इसकी वजह से अनुपात क्या हो गया? उल्टा हो गया। 3:2 से 2:3 हो गया। पूछा कि स्त्रियों की संख्या पूछिए, तो स्त्रियों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? बस क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, यानी कि 9 माइनस के 4 बराबर किसके होगा? तो 20 दूनी 40, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, यानी कि 40 माइनस के 0 के बराबर। यानी कि इन दोनों के गुणनफल का अंतर बराबर होता है इन दोनों गुणनफल का अंतर के। तो 9 में से 4 गए तो कितना बचा? 5, और 40 में 0 जाएंगे तो 40 ही बचेंगे। यहाँ से आपका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8। क्लियर? यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 40 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 8। पूछा क्या स्त्रियों की संख्या कितनी थी? पहले स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 3 यूनिट थी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 गुणा 3 यानी कि 24। यानी पहले जो स्त्रियों की संख्या थी वो कितनी थी? तो 24 थी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 1 से लेकर 20 तक के नंबर वाले टिकटों को थैले में डालकर अच्छी प्रकार मिलाया जाता है। फिर उसमें से एक टिकट निकाला जाता है। इसके 3 का गुणक होने की प्रायिकता क्या बताइए? देखिए, 3 का गुणक होने की प्रायिकता मतलब 1 से 20 तक की टिकट डाली गई है, ठीक है। 3 का गुणक मतलब जैसे 3 आ जाए या फिर 6 आ जाए, यानी 3 से कटने वाली संख्या मिल जाए आपको। जैसे कि आपका हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12, 15 और 18, यानी इनमें से भी कोई एक मिल जाए ना, वो भी आपका चल जाएगा। तो ऐसे इसका गुणक होने की प्रायिकता क्या मिलेगी? तो कितने चांस है आने के? तो 1 2 3 4 5 6, 6 चांस हैं टोटल। और कुल नंबर कितने हैं? तो कुल नंबर 1 से 20 तक 20 नंबर है, बटे में कर दीजिए 20। तो 6/20 किसके बराबर होगा? 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 10 बार, यानी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 3/10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, देवेश ने नवनीत से कहा कि वो लड़का जो हॉकी खेल रहा है वो मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों से छोटा है। तो हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश से किस बात से संबंधित है? देखिए, एक आपका देवेश हो गया, एक आपका नवनीत है। बात कर रहा है देवेश। देवेश बोल कौन रहा है? तो देवेश बोल रहा है। तो देवेश ने क्या कहा नवनीत से कि मेरे पिता की पत्नी, यानी देवेश के यहाँ पे कोई पिता आएंगे, उनकी पत्नी आएंगी, ठीक है। पिता का साइन प्लस होता है और माता का साइन माइनस हो जाएगा, और ये जो बीच में साइन होता है यहाँ पर पति पत्नी को दर्शाता है, ठीक है। अब मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाई, पत्नी की बेटी यानी यहाँ पर आ जाएगी, यानी वो जो देवेश की कौन होगी? बहन होगी, और के 2 भाइयों से छोटा है, ठीक है। यानी इसकी बहन के 2 भाई हैं, तो एक तो देवेश हो गया, एक वो दूसरा आदमी। क्लियर? जो छोटा है, हॉकी खेलने वाला लड़का देवेश से किसका संबंधित है? तो देवेश का ये कौन लगेगा? तो ये भी इसका भाई ही लगेगा, क्योंकि ये इसके पिता हैं और ये माता है, यानी इनका लड़का ये हो गया, तो इसका भाई तो हो गया।
देवेश का लड़का कौन लगेगा? तो भाई लगेगा, सिंपल सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? संगीत, साहित्य, खेल या फिर पत्रकारिता? तो ग्रैमी जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके अलावा जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है आपका पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। और जो अर्जुन पुरस्कार होते हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? वो आपके खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अवतल लेंस हमेशा बनाता है, कैसा बनाता है? आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक एवं सीधा या फिर वास्तविक एवं उल्टा। तो जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा आभासी एवं सीधा बनाता है। ठीक है। जो उत्तल लेंस होता है वो आभासी एवं उल्टा बनाता है, जबकि अवतल लेंस आपका आभासी एवं सीधा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संख्याओं का एक जोड़ा जो अन्य से भिन्न है। 200 और 8, 216 6, 1331 11, 121 12। तो देखिए, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये और ये वाली, यानी बाद वाली संख्या से क्या है? आपकी पूरी पूरी विभाजित है। बाद वाली संख्या से आपकी पूरी पूरी क्या है? विभाजित है। लेकिन ये वाली संख्या आपकी विभाजित नहीं है, यानी 121 12 से नहीं कट रही है, क्योंकि आपकी अन्य तीनों से क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो देखिए, स्टिल्ट, स्टिफाइल, स्टिंग, स्टिंगी। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? देखिए, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है, यानी एस टी आई तीनों में कॉमन है। एस टी आई तीनों में क्या है? कॉमन है। तो इससे तो पता नहीं चल पाएगा कि पहले कौन आएगा। अब एस टी आई के बाद में चेक करिए कि एस टी आई के बाद में क्या आ रहा है। यहाँ पे आपका आ रहा है एल, यहाँ एन है, यहाँ एफ है, यहाँ पे आपका एन है। तो एल, एन, एफ और एन में पहले कौन आएगा? तो आपको पता है कि एफ पहले आएगा, इसका मतलब जो हमारा बी है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। अब बी के बाद में क्या आएगा? तो एफ के बाद में क्या आता है? एफ के बाद में आपका आता है एल, है ना। एफ के बाद में आपका एल आएगा, ना कि एन आएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? आपका ए आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बाकी का हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि व्यंजक x प्लस बाई का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस बाई का होल क्यूब का मान बताइए। तो इसका मान आपको बताना है, क्या होगा? देखते हैं इसको। देखिए, जब हम x प्लस बाई का होल क्यूब खोलेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि x का क्यूब, प्लस बी क्यूब यानी कि बाई का क्यूब, प्लस के 3a² बी, 3a² यानी कि ए की जगह कितना जाएगा? x, और बी की जगह बाई, प्लस के 3ab² यानी कि x बाई का स्क्वायर। ये तो हो गया आपका x प्लस बाई का होल क्यूब। अब प्लस में आएगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, जो किसके बराबर होता है? तो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस के 3a² यानी x² बाई, प्लस के 3x बाई स्क्वायर। ठीक है। ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब होता है। आप देख लीजिए, इसमें जो कॉमन है, जो कट रहा है वो काट दीजिए। ये कट रहा है आपका, ये भी आपका कट रहा है, जो बचा वो जोड़ लीजिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 2x क्यूब, प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस 3x बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6x बाई स्क्वायर। ठीक है। इसमें से आपका और कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा आपका यहाँ से? तो यहाँ से आपका 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपका? एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा आपका? 3 बाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका कौन से ऑप्शन में है? 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, सर विलियम बेंटिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका कैनिंग था। ठीक है। कौन था? कैनिंग था। यही भारत का कौन बना? यही भारत का वाइसराय बना, भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना था? तो वो कैनिंग ही बना था। ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम और भी दिए हुए हैं, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंग कौन बना था? ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन बना था? तो विलियम बेंटिंग बना था। रिपन कौन है? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहते हैं? तो रिपन को कहते हैं। और रिपन के कार्यकाल से ही, यानी कि 1881 से ही नियमित रूप से 10 के आधार पर जनगणना की शुरुआत हुई थी। यानी रिपन के समय से ही 1881 से 10 के आधार पर जनगणना शुरुआत हुई थी। वो किसके समय हुई थी? तो आपकी रिपन के समय हुई थी, 10 के आधार पर जनगणना। ठीक है, किसके समय हुई थी? तो रिपन के समय से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी? तो मेयो के समय हुई थी। लेकिन रेगुलर यानी 10-10 साल के जो अंदर पर शुरुआत जो आपकी जनगणना हो रही है, वो किसके समय से शुरुआत हुई थी? तो रिपन के समय से ही शुरुआत हुई थी। लेकिन आपको यहीं पर नोट कर लेना है कि प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में लोक नायक की पदवी के साथ कौन सम्मानित है? इन लोक नायक की पदवी किसको दी गई थी? तो लोक नायक पदवी दी गई थी आपकी जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर 3। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी को बोला जाता है पंजाब केसरी। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इस नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित भिन्नों में का आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी निकालने की ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि इसको भाग देके चेक कर लीजिए। ठीक है, भाग देके निकाल लीजिए और उसको फिर छोटी बड़ी अरेंज कर लीजिए। लेकिन इसमें भाग देने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। दूसरा तरीका क्या है इसका कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। जैसे 5 दिया 15 और 8 दिया 24। अब देखिए 15 बड़ा होता है कि 24 बड़ा होता है? आप कहेंगे 24 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली संख्या इससे बड़ी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई और ये वाली छोटी हो गई। हमको क्या चाहिए? हमको पहले सबसे छोटी चाहिए, क्योंकि आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे छोटी चाहिए। तो इसको हम लेके चलेंगे, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका तुलना करिए, इस वाली भिन्न का और इस वाली भिन्न का। तो 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली भिन्न अभी भी इस वाली भिन्न से क्या है? छोटी है। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब इन दोनों की तुलना करिए, तो 2 दिया 6, 8 एकम 8, यानी कि अभी भी क्या यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यहाँ पे आपका 8 आ रहा है। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है? अभी भी छोटी है। यानी कि ये वाली भिन्न आपकी इससे भी छोटी है और ये इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है। इसका मतलब ये वाली भिन्न आपकी सबसे छोटी है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 3/8 सबसे पहले किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। क्लियर? ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। अब चेक करते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो ये तो सबसे छोटी हो गई, इसको यहीं छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी कैसे चेक करेंगे? तो देखिए 3 का गुणा 3 में करिए, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। और चूंकि यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे 3 तिया 9 आ रहा है, तो इसका मतलब ये छोटी है, ये वाली आपकी बड़ी है। तो इसको आप लेकर चलिए आगे। ठीक है, इसको यहीं पे दोबारा छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, यानी ये वाली भिन्न अभी भी क्या है? आपकी बड़ी है। यानी कि ये वाली जो भिन्न है वो इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है। इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है? सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब ये सबसे आपके एंड में आएगी, क्योंकि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 2/3 सबसे एंड में होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आप इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं? आपको छोटी बड़ी निकाल के आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो तरीका मैंने आपको बताया इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा। सिंपल भी है और ईजी भी, मतलब कैलकुलेटिव भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक घन की प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है? दो विमीय होता है। जब भी दो विमीय पूछा जाए, जैसे आपका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए या फिर आपका आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए या फिर वृत्त का क्षेत्रफल कुछ भी पूछ लिया जाए, मतलब जिसमें कि आपकी परसेंटेज वृद्धि पूछी जाए, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आपको एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स गुणा एक्स बटे में 100, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है।
या एक्स के यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। तो इससे आपको टोटल वृद्धि निकल कर आ जाएगी। तो एक्स कितना है 50, 50 प्लस 50, यहाँ लिख लीजिए 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे में 100, कितना हो जाएगा ये आपका 100 और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, यानी कुल मिलाकर उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि होगी तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना होता है। नेक्स्ट है कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी, 11, 13, 17, 19, 23 या फिर 25। तो देखिए 11 से 13 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे प्लस के 4 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे प्लस के 2 हो रहा है, यहाँ प्लस के 4, यहाँ प्लस के 2, आगे कितना होगा प्लस के 4 होगा। तो 25 के बाद 4 जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे तो 29 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिए, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है, निर्यात के गुणों से, भुगतान संतुलन से, आयात के गुणों से या फिर विदेशी व्यापार के गुणों से। तो विदेशी व्यापार का जो भुगतान है वो व्यापार संतुलन पर डिपेंड करता है, यानी भुगतान संतुलन पर क्या करता है आपका डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही है। इनमें से कौन पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप करता है, अमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर या फिर क्रोमोमीटर। पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को किससे नापी जाती है, वो आपकी ओडोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, ओडोमीटर के द्वारा पहियों के द्वारा चली गई दूरी होती है वो आपकी नापी जाती है। यानी जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह कारों में जो मीटर लगा होता है ना, जो आपकी डिस्टेंस को तय करता है वो आपका ओडोमीटर ही होता है। ठीक है, वो पहियों के द्वारा चली गई दूरी को ही नापता है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अच्छे समूह को चुनिए। जेके का संबंध क्यू आर से है तो आगे क्या आएगा, तो देखिए जे के क्यू आर, आगे क्या आएगा तो जे और क्यू के बीच में कितने गैप है, जे और क्यू के बीच में आपका जे का नंबर होता है 10 और क्यू का होता है 17, यानी कि आपका कितने गैप है 7 का गैप है। आगे देखिए, आगे 7 का गैप किसमें, एस और यू के बीच में 7 का गैप है तो नहीं है, बी डब्ल्यू और जेड के बीच में 7 का गैप है तो नहीं है, एम और ओ के बीच में 7 का गैप है तो नहीं है, बी और आई के बीच में 7 का गैप है। यही आपका क्या बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुनीता उत्तर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है। देखिए बना लेते हैं, आपको पता है कि इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं तो ये आपकी उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और ये आपकी पश्चिम होती है। अब सुनीता को चला देते हैं, सुनीता उत्तर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, यहाँ चलाते हैं, उत्तर पूर्व दिशा ये होगी, कितनी चल रही है आपकी 6 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक है, यानी वो इस दिशा में, इससे इधर की दिशा में चलती है 9 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब वहां से वो दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है 6 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये वाली, कितना चलती है 6 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब पूछा है कि अंत में वो पूरब की ओर चलती है, अंत में पूरब यानी इस दिशा में चलती है। ठीक है, और 3 किलोमीटर चलती है। पूछा क्या आपसे, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान इसका ये था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए कितनी है, तो ये दूरी कितनी है 9, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, फिर ये भी हो जाएगी 9, ये कितनी है 6, ये कितनी हो जाएगी 6, यानी कुल मिलाकर आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जितनी ये दूरी होगी उतनी आपकी क्या दूरी होगी, ये वाली दूरी होगी। ये दूरी कितनी है 9 है, तो ये दूरी कितनी होगी 9 होगी, इसमें से वो 3 किलोमीटर दूरी चल चुकी है, तो ये दूरी कितनी बचेगी तो 6 किलोमीटर की दूरी उसकी बच जाएगी। यानी कि जो शेष दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी बचेगी 6 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपए की 8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। देखते हैं इसको। देखिए एक तरीका तो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि 5% के लिए 3 साल के लिए 5% पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि साल का जो अंतर होता है वो 0.7625% होता है। ठीक है, कितना होता है 0.7625%, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। यदि आपको ये तरीका पता है तो आपको फिर डायरेक्ट आप 8,000 का इतना परसेंट निकालेंगे तो आप कितना निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट 61 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मान लीजिए आपको ये नहीं पता है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, वो क्या होता है, अंतर बराबर पी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन में 100 का स्क्वेयर इंटू 300 प्लस आर अपॉन में 100। ठीक है, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला रखिए वैल्यू और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पी क्या है आपका मूलधन, यानी जो कि आपका 8,000 दे रखा है। ठीक है,
आर के अंतर कितनी है 5%, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बटे में 100 का वर्ग यानी कि 100 गुणा 100 बटे में 300 प्लस आर यानी कि 300 प्लस 5 बटे में 100। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 25 से कटेगा आपका 4 बार और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से आपका ये वाला जीरो भी खत्म। 4 से कटेगा आपका ये 2 बार। ठीक है, ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बचा आपका 2 और यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ बचेगा आपका 305 बटे में कितना आ जाएगा आपका 10, यानी ये आपका बचेगा। तो 2 से कटेगा आपका 5 बार, 5 से कटेगा आपका ये 61 बार, यानी कितना आ गया आपका 61। ठीक है, जो कि आपका पहले ही आ चुका है। तो इस तरीके से आपको करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, एक धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कौन सी ऐसी धातु है जो भाप से रिएक्शन नहीं करती है। मैग्नीशियम, सोना, सोडियम या फिर लोहा। भाप के साथ रिएक्शन नहीं करती वो कौन सी है आपकी सोना है। इसका प्रतीक क्या होता है, Au इसका प्रतीक होता है। ठीक है, इसको हम ओरम भी कहते हैं। ठीक है, Au इसका सोने का प्रतीक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वह कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार काम करता है उसको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनकी व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था, तो मुझे उम्मीद है आपने सीखा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है कि आप इसको बिना पेन उठाए भी आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। शिक्षा पे 25% है, मकान किराया 20%, यात्रा 15% है, बचत आपका 20%, भोजन आपका 20%। पूछा क्या है, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर कितना है 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी है। देखिए शिक्षा और यात्रा, शिक्षा पे कितना है 25% है, यात्रा पे कितना है तो यात्रा पे आपका है 15%, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, इन 10% की आपको वैल्यू दे रखी है आपको कितना 4000। पूछा क्या है आपका 100% की वैल्यू, यानी कुल खर्च पूछा है। ये पूरा वैल्यू किसको दर्शा रही है, आपके 100% को दर्शा रही है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा दीजिए, कितनी हो जाएगी 40,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। कुछ थैले जेबें हैं, थैले को हम टी से दर्शाते हैं और जेबें को हम जे से दर्शा लेते हैं। ठीक है, अपने सुविधा के लिए। तो दो गोले बना लेते हैं पहले। कुछ थैले जेबें, ये आपका टी वाला हो गया और ये आपका जेबें यानी जे वाला हो गया। क्लियर, कोई भी जेबें थैली नहीं है, कोई भी जेबें थैली नहीं है, तो थैली का बन जाएगा आपका, थैली मतलब टीएल। ठीक है, इसको हमने बना दिया अलग। तो कोई भी थैले, कोई भी जेबें क्या है थैली नहीं है, थैले अलग है और थैली अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष कैसे बनेगा, कुछ थैले थैलियाँ नहीं है, तो कुछ थैले थैलियाँ नहीं है, बात सही है एकदम। कुछ जेबें थैले हैं तो कुछ जेबें थैले हैं, ये भी बात आपकी ठीक है। तो आपका दोनों ही निष्कर्ष क्या है आपके निकल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्य के यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन होता है स्टेट का, उसके सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। तो कमीशन के जो सदस्यों की नियुक्ति करता है स्टेट पब्लिक कमीशन के, वो करता है आपका राज्यपाल। यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है तो राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है आपको हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का सीजेआई। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी पूछ सकते हैं, जब राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है,
और राष्ट्रपति की का तो चुनाव होता है, नियुक्ति तो होती ही नहीं है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आपके CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में CJI कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है। संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, या फिर एकल नागरिकता। संघीय सरकार की विशेषता क्या होती है? संघ और राज्य के बीच में संतुलन। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है? आपका संघीय सरकार की मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, संघीय सरकार की विशेषता क्या है? संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण। जो आपको कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है संघीय व्यवस्था भारत में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में विरुद्ध पद के लिए सही विकल्प चुनिए, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 3, 6, 11, 18। देखिए 3 से 6 बना, 6 से कितना बना? 11 बना, 11 से कितना बना? 18 बना, 18 से कितना बनेगा? देखिए 3 और 6 यानी कि 3 का गैप है। ठीक है, फिर 6 से 11 है, 5 का गैप है, 11 से 18 है, 7 का गैप है। आगे कितने गैप आना चाहिए? तो 9 का गैप आना चाहिए। 18 और 9 कितना होता है? 27। तो पहले कितना आएगा? 27 आएगा, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 3, 5, 7, 11 है, 3, 4, 5, अपना दिमाग लगाइए इसमें, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि इन दोनों का 2 गुणा किया गया है, यानी 11 गुणा 1, 11 एकम 11, फिर जोड़ने के बाद में क्या किया गया? फिर इसका प्लस कर दिया गया, यानी कि 11 एकम 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ऐसे ही 7 या 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 3 12 और 5 17 कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वैसे मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी कि आप इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें से 15 में से जोड़ने पे या फिर 15 में से घटाने पे आपको 36 पूरा पूरा कट जाए। जैसे 15 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20, 20 से 36 नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर 15 में हम 10 जोड़ेंगे, 25 से 36 नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। 15 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 18, 18 से 36 आपका कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 में से हम 3 घटा भी देंगे तब भी कटना चाहिए आपका। 15 में 3 घटाएंगे कितना आएगा? 12, 12 से आपका 36 कट रहा है तो कट रहा है, ये भी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। इसको करते कैसे हैं वो देखिए। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है कि धारा वाले केस में क्या होता है कि जब धारा की दिशा में हम कोई नाव को चलाते हैं, ठीक है, धारा की दिशा में नाव चलाते हैं तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल, दोनों की चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि जो नाव है उसकी चाल कितनी है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अनुदिश दिशा में क्या होगा, यानी कि धारा की दिशा में क्या होगा? धारा की दिशा में चाल होगी वो आपकी जुड़ जाएगी, यानी A + B किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर? और धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी A - B किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी चीज़ क्या सीखी आप कि यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है और यहाँ से यहाँ तक आपको लौट के आना है। दोनों ही कंडीशन में क्या है? आपकी समान दूरी तय करनी है। दूरी समान तय होती है तो आपकी क्या होती है? तो समय कितना लगेगा आपका? वो देखिए, समय कितना दे रखा है आपको? 5 घंटे दे रखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपको? 36 किलोमीटर दे रखी है, और आपको A की वैल्यू दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको B की वैल्यू पूछी थी, तो देखिए कैसे करते हैं। आपको पता है कि चल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है? 36 बट्टे में सॉरी, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, तो चाल कितनी हो जाएगी? अनुदिश दिशा में चाल कितनी? A + B, यानी कि 15 प्लस के B। और प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? तो प्रतिकूल दिशा में चाल हो जाएगी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि सॉरी
प्रतिकूल दिशा में समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बट्टे 4, यानी कि a माइनस के b यानी 15 माइनस के b। और कुल मिला के समय लग कितना रहा है, तो 5 घंटे का समय लग रहा है। बस ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गई। अब ऑप्शन चाहता है इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, हाँ क्या कहते हैं, 5 रखेंगे यहाँ पे तो 20 हो जाएगा, 5 रखेंगे ना 20 हो जाएगा, 20 से 36 कटेगा नहीं। आपके हमको चाहिए, आपकी पूरी पूरी वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे 10 रखेंगे तब भी नहीं बनेगा। और 3 रखेंगे क्या होगा, तो 3 रखेंगे तो हमारा मिल जाएगा यहाँ से 36/15 प्लस 3 प्लस 36/15 माइनस के 3। तो देखिए 36 में कितना जाएगा यहाँ से 18, यहाँ से 36/15 सॉरी 12, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 बार कट जाएगा, यहाँ से आपका 3 बार कट जाएगा, 2 प्लस 3 कितना जाएगा आपका 5 ही आ जाएगा। यानी हमारे समीकरण जो दे रखा तो हमारा क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। और यहीं से आपकी शॉर्ट ट्रिक बनती है, जो आपको मैंने आपको शुरू में बताई हुई थी। तो आप यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 3 बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में उच्च शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। तो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार आपको बताना है कि किसमें उच्च शिशु मृत्यु दर पाई गई। वो पाई गई थी आपकी आपकी मध्य प्रदेश में, एमपी में पाई गई थी। 2011 की जनगणना के बारे में आप एक चीज नोट कर लीजिए कि इस जनगणना का वाक्य क्या था, ध्येय वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान। तो जो 2024 में हुई है अभी, वो कहाँ हुई है, वो आपकी किर्गिस्तान में हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके सेंट्रल एशिया के देश हैं, कौन कौन से, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। मासा 12 है तो उन संख्या का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा कैसे निकालते हैं, जब संख्या दे रखी है और मासा दे रखा हो तो लासा बाहर निकालते हैं, तीनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 गुणा 6 गुणा 12, कितना हो जाएगा आपका ये 360। तो एलसीएम कितना जाएगा इसका 360। ठीक है, लासा कैसे निकालेंगे, अनुपात जो दे रखा हो और जो मासा दे रखा हो उसको गुणा करके आप उसका डायरेक्ट आपका एलसीएम निकाल सकते हैं उसका। 360 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 5600 में खरीदी गई, उसकी कीमत 12% अधिक अंकित की गई थी, इसके बाद उसे अंकित कीमत पर 5% छूट सहित बेचा गया था, छूट की राशि कितनी थी। ये देखिए, देखिए आपको बोला गया कोई राशि जो है वो, कोई वस्तु जो है वो 5600 में खरीदी गई थी, फिर उस पर 12% अधिक अंकित की गई, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 112%, यानी इतना उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। और आपको जो वस्तु पर छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, और इस पर छूट कितनी दी गई है, तो 5% की छूट दी गई है। इसका मतलब जो छूट दी गई है वो इसका कितना दी गई है, तो 5% दी गई है। बस इतनी चीज़ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य को बढ़ा के लिखा गया 12%, ये इसका अंकित मूल्य बन जाएगा इतना बड़ा, और अंकित मूल्य पे जब हम छूट देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। तो हमने कितने छूट दी है, 5% की छूट दी है, तो 5% आप उसका क्या कर दीजिए, डायरेक्ट आपसे छूट ही पूछिए तो इसका डायरेक्ट 5% निकाल दीजिए। बस सॉल्व करते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटेगा आपका ये 20 बार। ठीक है, और 2 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा आपका ये 5 बार, तो 2 से काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 से काटिए, कटेगा आपका ये 10 बार। ठीक है, और 2 से कटेगा आपका ये 56 बार। क्लियर। ऊपर कितना बचेगा आपका, ऊपर बचेगा आपका 56 गुणा 56 बटे में 10। ठीक है, इकाई का अंक कितना आना चाहिए, इसका 6 आना चाहिए। एक उसके बाद एक पॉइंट आएगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए ये तो नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से, तीनों में से कोई एक हो सकता है, इसका मतलब हमें गुणा करना ही पड़ेगा। तो 56 का वर्ग कैसे निकालते, वर्ग कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। जैसे 56 का गुणा 56 में करना है, इसका मतलब वर्ग निकालना, तो वर्ग कैसे निकालते हैं, 6 इंटू 6 कितना होता है, एक सेकेंड रुकिए, 6 इंटू 6 कितना, 36, हाथ से कितना आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 इंटू 6 36, हासिल के कितना जाएगा 3, फिर 5 6 30, 30 दूनी
60, 60 और 3 63, हासिल कितना बचेगा 6, 55 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 313.6। 313.6 किसमें है आपका, इसमें है, ये आपका क्या बनेगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आप सीख लीजिए थोड़ा कि इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे आपका 56 गुणा 56 है, ठीक है, इसका वर्ग वर्ग निकालना, तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 56 का वर्ग, ठीक है। दोनों तरीके से समझाता हूँ आपको कैसे निकालना। सबसे पहले आप इसको सामने सामने गुणा करिए, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, हासिल के 3 पे क्रॉस गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 5 इंग 30, 5 इंग 30 यानी 30 दूनी 60, 60 और 3 63, हासिल कितने बचेंगे 6। फिर इसका आपस में गुणा करिए सामने नीचे, 55 25 और 6 31, यानी 3136, इसका क्या आएगा, इसका वर्ग आएगा, ठीक है। चूंकि 10 का भाग दे रखा था तो 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। अब मान लीजिए इस तरह से नहीं लिखना आपको, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका कैसे निकालें। पहली संख्या की बात करिए, 6 का वर्ग कितना होगा 36, हासिल के 3। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 5 इंग 30, 30 दूनी 60, हासिल के 3 थे जोड़ दीजिए 63, अब हासिल कितने हो जाएंगे 6। अब बचा कितना, पहली वाली संख्या का वर्ग 55 25 और 6 31, ठीक है, यानी 31 36, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2, सी बराबर 3 है, तो 2 गुणा 3 प्लस 8 गुणा 8 डिवाइड बाई 4 माइनस के 5 क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उससे मैच करा लेंगे। सबसे पहले भाग करिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 प्लस 8 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा 2 माइनस के 5, भाग हो गया, नंबर किसका आएगा गुणा का, अब किसका नंबर आएगा तो गुणा का नंबर आएगा, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 माइनस के 5, अब जोड़ कर लीजिए 6 और 2 8 माइनस के 5 कितना आएगा 3, 3 नंबर किसका होगा, 3 नंबर आपका सी का है, ये पर क्या बनेगा राइट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर नागालैंड। ये जो अभियान शुरू हुआ था मिशन 414, ये आपका हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था, ठीक है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ग्रामीण आबादी, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पर थी, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत ग्रामीण आबादी किस राज्य में थी, तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश में थी। लेकिन यदि आपसे संख्या में पूछ लिया है तो वो कहाँ पे थी, तो वो आपकी यूपी में थी, ठीक है, ग्रामीण आबादी। और परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पे थी, तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश में थी। दूसरा इसके बारे में पॉइंट नोट करिए, हिमाचल प्रदेश में एक योजना चल रही है, उसका नाम है माई स्कूल माई प्राइड, माई स्कूल माई प्राइड। ये योजना किस राज्य की है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश की ही ये योजना है, क्लियर। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस आईआईटी ने साइटोकाइंस नामक आवश्यक प्रोटीन की पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है। ऑप्शन है आपके आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे या फिर यहाँ पे आईआईटी दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 दोस्त ABCDEF षटकोणाकार मेची भुजाओं की तरफ एक खेल खेलने के लिए निम्नलिखित क्रमानुसार बैठे हैं। यहाँ पे ए के बिल्कुल विपरीत बैठा है और बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो देखिए इसे बना लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि ये आपके षटकोणाकार क्या है, मेज है, इसके 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बिठाते हैं जैसे बोला गया वैसे। एफ ए के बिल्कुल विपरीत बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे एफ है तो ए का बैठा होगा बिल्कुल विपरीत, यानी कि यहाँ बैठा होगा, और बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी एफ जो है वो ए के विपरीत बैठा है और बी के ठीक दाईं ओर, बी के दाईं ओर बैठा है, इसका मतलब बी यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, चूंकि सबका मुंह क्या है अंदर की तरफ है, तो बी का दायां की तरफ पड़ेगा, बी का दायां यही होगा। अब आगे देखिए, डी ए और बी के बीच बैठा है, यानी जो डी है वो ए और बी के बीच में बैठा है, यानी कि यहाँ पे बैठा होगा डी, जो ए है बी है, और सी के बिल्कुल सी के विपरीत बैठा है डी, तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। बचा कौन सा, बचा आपका ई, तो ई कहाँ बैठा होगा आपका यहाँ पे बैठा होगा, क्लियर। पूछा क्या आपसे, बताइए कि बी के विपरीत कौन बैठा है, तो बी के विपरीत कौन बैठा है, ई बैठा है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ई,
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, भारत में जीवन काल की दीर्घता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त की आयु सीमा को बढ़ा देना चाहिए? इसके पीछे क्या तर्क हैं? दो तर्क दिए हुए हैं आपको। आपको क्या लगता है कि ये तर्क आपके प्रबल है या नहीं? पहला तर्क है, हाँ दूसरे देशों ने पहले ऐसी निर्णय ले लिया है। देखिए दूसरे देशों ने क्या किया, उससे हमारे अपने देश की कंडीशन क्या होती है, अलग होती है। तो ये आप दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। तो ये आपका क्या है, तर्क प्रबल नहीं हो सकता। हाँ यह लाखों कर्मचारियों की यथार्थ मांग है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, तो दोनों ही तर्क हैं आपके प्रबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, 519 इंटू 519 माइनस 81 इंटू 81, फिर आपके नीचे ये दे रखा है, तो आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। तो देखिए, 519 ऊपर 2 बार आए हैं तो ऊपर 519 का वर्ग हो जाएगा, फिर 81 2 बार आए तो 81 का वर्ग हो जाएगा। बटे में कितना जाएगा आपका, नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि 519 प्लस 81 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी नीचे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। इसको आगे देखिए, तो देखिए ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बनना है, नीचे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ठीक है, ये तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बीच। नीचे क्या बनना है आपका, तो 519 प्लस 81 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए यही संख्या आप यहाँ लिखी हुई, तो इस पूरे से आपका क्या कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना बचेगा, 519 में से 81 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 8, और 91 में से 8 गए 43। ठीक है, तो 438 बचेगा ऊपर। नीचे कितना बचेगा, तो नीचे आपका 519 प्लस 81 यानी कि 600। क्लियर। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, तब एक 519 में से 81 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 1 गया था आपका 8 बचा, और 51 11 में से 8 गया 3, 4 के 4। ठीक है, यानी 443 बट्टे 600 आपका बच जाएगा। लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये आपका भी और कटेगा। तो नीचे कितना आ रहा जाता है आपका, 100 आ रहा है और आपका 200 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका ये देखिए 4 से कटेगा नहीं, 2 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, 3 से कटेगा तो 8 3 11 4 15, यानी केवल 3 से कट जाएगा। 3 से आपका कटेगा 200 बार, 3 से आपका कटेगा आपका है 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छक 18, 140 बार। ठीक है, अब 140 बटे में 200, अभी भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, आपको 200 2 से और काट लीजिए, फिर 2 से कटेगा आपका 100 बार, 2 से कटेगा आपका ये 73 बार। तो आपका राइट आंसर कितना बनेगा, 73 बटे में 100। और आपका ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संगठन संस्थान IHT द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? 83%, 33%, 23 या फिर 45%। तो कितने परसेंट युवा बेरोजगार हैं, तो आपके 83% युवा क्या है, बेरोजगार हैं। नेक्स्ट है, 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना प्लिस्कोवा किस देश की हैं? चेक रिपब्लिक, पनामा, स्विट्जरलैंड या फिर फिनलैंड। ये किस देश की हैं, तो ये आपकी चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा की वैल्यू 0 से अधिक है या फिर बराबर है और π/2 से कम या फिर बराबर है, तो cos थीटा प्लस √3 sin थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है, तो थीटा का मान बताइए, थीटा का मान कितना होगा। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसमें थीटा की वैल्यू उठा के रख लीजिए, यहाँ से ऑप्शन से उठा के रख लीजिए किसका मान 2 बैठ रहा है और चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको जब वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो देखिए cos थीटा प्लस √ में 3 sin थीटा बराबर आपका 2 दे रखा है। ठीक है, अब 2 से क्या करिए, दोनों तरफ से भाग कर दीजिए, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 1/2 cos थीटा प्लस √3/2 sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, यानी आपकी सर्वसमीकरण पड़ी होगी। ठीक है, और इसके जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है तुलना करने पर कि यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा 2 बार आया, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा तो आपको एक दे ही रखा है, तो एक साइन थीटा बचेगा,
यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी √3/2। कैसे पता चला, तुलना करने पर। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू तो होती है √3/2। अब इसको चाहिए किसमें, आपको पाई की फॉर्म में चाहिए। आपको क्या करना है, आपको पाई/180 से गुणा कर दीजिए। कितना जाएगा ये, पाई/3। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई/3। ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल, किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे बोला कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, 16/पाई है, 16/पाई है। ठीक है, यानी ये है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका 16 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई होगा। पूछा क्या है कि वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास। तो देखिए यहाँ से आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का कितना है, तो 16/पाई है। यहाँ तक क्लियर। आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जो वर्ग की भुजा है वो क्या है, ए है, वर्ग की भुजा क्या है, ए है, और वृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी, आर है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि ए स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 16/पाई। क्लियर। अब देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, अब ए स्क्वायर, जो आर स्क्वायर इधर है बटे में, इधर ले आइए आर स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, 16/1। ठीक है, क्योंकि पाई तो खत्म हो गया नीचे। अब तो क्या करिए, दोनों तरफ से वर्गमूल ले लीजिए, दोनों तरफ से वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ से ए आर बराबर कितना मिल जाएगा, अंडर में 16/1 यानी कि 4/1 ही आ जाएगा। क्लियर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास। ये जो आपका अनुपात निकल के आया आपका, ये वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या में निकल के आया। ये पूछा क्या है, वृत्त की व्यास में। आपको पता है कि जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। यहाँ पर त्रिज्या भी कितनी निकल के आई आपकी, 1 निकल के आई, और वर्ग की भुजा कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। जब त्रिज्या 1 है तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास त्रिज्या का दूना होता है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वर्ग की भुजा यानी कि ए अनुपात इसमें व्यास में कितना अनुपात होगा, तो वो हो जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 4 है, और व्यास की वैल्यू कितनी है, व्यास की वैल्यू आपकी 2 है। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 1 बार, यानी कि 2:1। कितना आएगा, तो 2:1। ऑप्शन नंबर ए, बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और पूर्व अवधारणा। सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है ताकि वे अपना शैक्षिक स्तर सुधार सकें। पूर्व अवधारणा क्या है इसके पीछे, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सकें, इसको इस हेतु कोचिंग संस्थाएं उन्हें सहायता करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है, समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, ये बात भी क्या है, ठीक है, क्योंकि तभी तो ये योजना शुरू की गई है। यानी कि आपके दोनों ही क्या है, निष्कर्ष निकल रहे हैं, यानी दोनों ही पूर्व अवधारणा इसमें क्या है, अंतर्निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को, या फिर 8 मार्च को। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है, मालदीव, मॉरिशस, पाकिस्तान, या फिर ये सभी। जो रुपया मुद्रा है वो किसकी, इन तीनों की मुद्रा है, क्या है, रुपया है। ठीक है, इसको मालदीव बोलते हैं, मालदीवियन रुपया, मॉरिशस रुपया, पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, तीनों की मुद्रा क्या है, मुद्रा का नाम आपका रुपया ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है, आपको बताना ये जो आकृति बनी हुई है इनमें से किसमें छिपी हुई है। ठीक है, देखिए किसमें, गौर से देखिए आपको किसमें दिखाई दे रही है आपको ये आकृति। तो देखिए आपको आकृति कहाँ दिखाई देगी, आपको आकृति दिखाई देगी यहाँ पर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप शुरुआत करिए इसकी।
ये आकृति ऐसे गया, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर आपका ये आएगा यहाँ पे, फिर आपका ये नीचे आएगा इस तरह से। तो ये आकृति यहाँ पे दिखाई देगी आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो विकल्प नंबर 4 है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं? इसमें कितने वर्ग हैं? तो वर्ग कितने हैं? तो 1 2 3, इसके बाद एक 4 ये वाला और एक ये वाला 5 वर्ग हैं कुल। बस सिंपल से। एक तो ये आपका पूरा वर्ग होगा 1, फिर ये आपका 2, ये आपका ये 3, इसके बाद ये आपका बनना है ऐसे 4, एक आपका ये बनना है 5, ठीक है। और कोई बनना है क्या? और तो कोई नहीं बनना है, 5 ही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, मिश्र धातु ए में 1 अनुपात 3 के अनुपात में है और मिश्र धातु बी में 5 अनुपात 3 के अनुपात में तांबा और जस्ता उपस्थित है, ठीक है। दो मिश्र धातु हैं, एक आपकी ए है और एक आपकी बी है। ए में तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है? कॉपर जिंक का रेशियो 1:3 है। इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो आपका कितना है? 5:3 है। पूछा गया इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया है कि जो नई मिश्र धातु बने। मान लीजिए नई मिश्र धातु आपकी सी बन रही है, उसमें जस्ते और तांबे का अनुपात 5:3 है। पहले यहाँ पे जस्ता दिया है, बाद में तांबा दिया है, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो मिश्र धातु सी में कितना बनना चाहिए? कॉपर और जिंक का रेशियो वो आपका 3:5 बनना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले जस्ता दिया है, तो जस्ते की वैल्यू 5 है, तांबे की वैल्यू 3 है। तो मैंने आपको 3 पहले ले लिया, तांबा पहले ले लिया है और जिंक आपका बाद में लिया, ठीक है, क्योंकि आपके पहले भी आपका पहले यहाँ पे दे रखा है तांबा और जस्ता, ठीक है, तीनों एक से हो जाएंगे फिर। क्लियर? अब देखना है कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, किसी एक को ले लीजिए, जैसे कॉपर को यहाँ लीजिए, यहाँ पे भी कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर कितना है? तो यहाँ पे कॉपर आपका 1 है, कितने में से? तो टोटल कितना है? 4। तो यानी इसमें कितना कॉपर है? 1/4 है, ठीक है। इस पे कॉपर कितना है? तो यहाँ पे कॉपर है 5/8। इस वाले में कॉपर कितना है? तो 3/8, ठीक है। बस एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तो इस वाली संख्या में इसको बढ़ा दीजिए, इस वाली संख्या में इसको बढ़ा दीजिए। तो 5/8 माइनस के 3/8 आपका यहाँ आ जाएगा अनुपात 1, और 3/8 माइनस के 1/4 आपका यहाँ आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 5/8 में 3/8 घटाएंगे कितना आएगा? 2/8 अनुपात 3/8 में से 1/4 घटाएंगे कितना आएगा? तो आ जाएगा आपका, देखिए 4 3 12, 8 1 8, यानी 4/24 यानी 1/6 कितना आएगा? तो आपका देखिए 8 तो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 2, यानी 1/8 आपका कितना आएगा? 8, 1/8 ही आएगा ना। देखिए 8 एलसीएम हो गया 3 और 4 से 2, 2 1 2, 1/8 है, ठीक है। कितना हो गया? 1/8। तो 8 से 8 आपका क्या हो गया? खत्म। कितना बचेगा आपका? 2:1। यही क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 2:1 क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है आपकी? मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ था, क्या थी आपकी? ताशकंद। नेक्स्ट है, मेघदूतम का लेखक कौन है? हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या फिर कालिदास? मेघदूतम के लेखक कौन है? तो कालिदास है मेघदूतम के लेखक, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक भी कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक भी कौन है? तो वो भी आपके मेघदूतम ही हैं, ठीक है। तो उनके लेखक भी कौन है? तो आपके कालिदास ही है। बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है? तो हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे रुपए एक छमाही सालाना ब्याज की दर से 200 जमा की। 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 10 पैसे की दर से 1 रुपये पे 10 पैसे, यानी कि 1 रुपये पर 10 पैसे की दर से छमाही सालाना ब्याज की दर से, यानी 6 महीने पे उसे 1 रुपये पे कितने रुपये पैसे मिलेंगे? तो 10 पैसे मिलेंगे, यानी 10% की दर है, कितनी है? छमाही के हिसाब से, ठीक है। तो 200 रुपये पे उसे कितने रुपये ब्याज मिल जाएगी? 200 रुपये का धन कितना रुपया हो जाएगा 1.5 साल में? जब बात छमाही की आ रही है, साधारण ब्याज की बात है, क्या है? साधारण ब्याज की बात चल रही है। तो 1.5 वर्ष के कितने वर्ष बन जाएंगे? तो 3 वर्ष बन जाएंगे। 10 पैसे कितने रुपये मिल रहे हैं? तो 1 रुपये मिल रहे हैं। तो 200 रुपये पे कितने रुपये मिल लेंगे? देखिए, यानी 6 महीने में
₹1 पर कितने पैसे ब्याज मिल रही है? तो 10 पैसे ब्याज मिल रही है। ठीक है, ₹1 पर कितने पैसे ब्याज मिल रही है? तो 10 पैसे ब्याज मिल रही है 6 माह में। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है। 1.5 वर्ष में कितनी ब्याज मिल जाएगी? कितना रुपये इकट्ठा हो जाएगा? ₹1 पर 10 पैसे है तो ₹200 पे कितने रुपये हो जाएंगे ब्याज? तो 10 पैसे बटे में 1 गुणा 100, पैसे में चेंज करेंगे इसको तो ये 1/10, 100, जीरो जीरो खत्म, कितना जाएगा आपका? 20। यानी कि ₹20 आपको क्या मिल जाएगी? आपको ब्याज मिल जाएगी। कितने पे ब्याज मिल जाएगी? ₹20 ब्याज मिल जाएगी। यानी ₹1 पे 10 पैसे हैं तो ₹100 पे 10 रुपये हो गए, 200 पे आपके ₹20 हो गए। यानी कि ₹200 पे आपको ₹20 ब्याज मिल जाएगी। कितने महीने में? तो 6 माह में, 6 माह में। ठीक है, पूछा गया 1.5 साल में कितनी ब्याज मिल जाएगी? तो 1.5 साल का मतलब कितना होगा? कितना महीना, कितना हो गया? तो 6 माह के तीन तीन हो जाएंगी तो 1.5 साल में जाएगा आपका 20 या 60, यानी कि ₹60 आपको क्या मिल जाएगी? ब्याज मिल जाएगी। क्लियर? कितने साल में? ये मिल जाएगा आपको 1.5 साल में। क्लियर? अब पूछा कि 1.5 साल के बाद में कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? तो ₹200 तो उसने लगाए थे और ₹60 उसको ब्याज के मिल गए, तो कितने रुपये इकट्ठी होगी राशि? 200 प्लस 60 यानी कि ₹260। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लीजिए यदि दिक्कत हो रही हो तो। देखिए यहाँ पे जो भाषा दे रखी है आपको इस भाषा में दिक्कत हो सकती है। 10 पैसे ₹1 पर, 10 पैसे ₹1 का मतलब क्या? 10 पैसे ₹1 पर, मतलब ₹1 का मतलब ₹1 में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं। कितना परसेंट हो गया? गुणा कर देंगे 100 का, कितना परसेंट हो गया? यानी 10% आपको क्या मिल रही है? ब्याज मिल रही है। 10% छमाही ब्याज है तो ₹200 पे कितनी ब्याज मिल जाएगी? तो ₹200 का 10% निकाल दीजिए, कितनी ब्याज हो जाएगी? आपकी हो जाएगी आपकी ₹20 ब्याज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 6 महीने में ₹200 पे ₹20 ब्याज मिलेगी। तो 1.5 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 1.5 साल पे आपके तीन का गुणा कर दीजिए इसमें, 20 गुणा 3 यानी कि ₹60 ब्याज मिल जाएगी। तो ₹200 जमा किए तो ₹60 ब्याज मिल जाएगी, कुल मिला के ₹260 उसको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है तो अंकों के बदलने से बनी संख्या का मान अंकों के योगफल का कितना गुना है, ये आपको बताना है। देखिए देखिए यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप इसको 2 सेकंड में लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, देखिए यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपकी 24 है। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2 और 4 6। इस अंकों के योग का ये संख्या कितनी गुनी है? तो आप कहेंगे इसके 4 गुनी है। कितनी गुनी है? तो 4 गुनी है, क्योंकि 24 6 का 4 गुना है। जैसे हम इस संख्या के अंकों को पलट दें, अब संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 42 बन जाएगी। अब ये संख्या इस अंकों के योग की कितनी गुनी है? आप कहेंगे इसकी 7 गुनी है या नहीं है? क्लियर? अब एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई संख्या ले ली आपकी 45, इस संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। ये संख्या अपने अंकों के योग का कितना गुना है? अभी वर्तमान में 5 गुनी है। जब हम इस संख्या के अंकों को पलट दें, यानी कि अब कितना हो जाएगा? 54। अब इसकी कितनी गुनी है? तो आप कहेंगे इसकी ये 6 गुनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपने ले ली 48, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 12। अभी अपने अंकों के योग की कितनी गुनी है? तो आप कहेंगे इसकी 4 गुनी है। इसको जब हम पलट दें, यानी अब कितना जाएगा? ये 84। अभी 12 की कितनी गुनी है? तो आप कहेंगे इसकी 12 सत्ते 84 यानी कि 7 गुनी है। अब इन 3 एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि जब हम संख्या को एक बार मतलब लिखें, उसके अंकों का योग जो गुना आ रहा है और पलट के जो अंकों का योग आ रहा है, दोनों का कुल मिला के जोड़ कितना आ रहा है? 4 और 7 11 आ रहा है, 5 और 6 11 आ रहा है, 7 और 4 11 आ रहा है। यानी कि दोनों को जो पलट के लिखने पे जो गुना का योग आ रहा है वो कितना आ रहा है? 11 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ 7 आएगा, फिर यहाँ 5 है 6 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 7 आएगा। कुल मिला के जो योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? वो आपका 11 आना चाहिए। अब इस चीज़ को आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। जैसे आपको बोला यदि कोई संख्या जो 2 अंकों की है, अंकों के योग के 2 गुने के बराबर है तो अंकों के बदलने से बड़ी संख्या का मान अंकों के योगफल का कितना गुना होगा? यहाँ कितना गुना है? 2 गुना। कितना गुना है? 2 गुना। तो पलटने में कितनी गुना हो जाएगी? तो 11 में से घटाती कितना जाएगा? 9 गुना। कितना आएगा? 9 गुना। ठीक है, तभी तो दोनों का जोड़ कितना बैठेगा? 11 गुना बैठेगा, नहीं बैठेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बन गया? 11 गुना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर आकृति रखने पर प्रश्न आकृति की डिजाइन पूरी हो जाएगी। देखिए इसमें ऐसी कौन सी आकृति रखेंगे इसमें पूरी बन जाएगी। जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी आकृति रखी जाए। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगी और ये भी आकृति नहीं होगी। एक ही आकृति है जो आपको फिट बन रही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग, ठीक है, किसने किया था? टैंसले ने किया था। किसने किया था? टैंसले या ट्रांसले ने सबसे पहले इसका पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग इकोलॉजी का प्रयोग किया था, ठीक है, इकोसिस्टम का प्रयोग किया था। सेकंड रूलर की काल अवधि कितनी होती है? सेकंड रूलर का जो काल अवधि होती है वो कितनी होती है? वो 2 सेकंड की होती है। ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो दाएं से 15 से बाएं कितना होगा? देखिए ए बी सी डी ई इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। तो दाएं से 15वां लेटर कौन सा हो जो 15 नंबर पे आएगा, यानी ओ आएगा। फिर उसके भी बाएं कितना? 5वां, यानी 5वां यानी कि 20वें नंबर पे जो आएगा। तो 20वें नंबर पे कौन सा आता है? तो टी आता है और टी ही क्या बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मैंने आपको पूछा क्या? दाएं से पूछा है ना, दाएं से 15वें नंबर पर ओ आएगा क्योंकि उल्टे क्रम में लिखी जा रही है। और फिर 20वें नंबर पर क्या आएगा? जो 15 में से 5वें नंबर पर बायां होगा। तो आपका 20 सॉरी आपका जो टी है वो आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख घर, सड़क और मैदान के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? घर, सड़क और मैदान। देखिए घर अलग होता है, सड़क अलग होता है, मैदान अलग होता है, तीनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 15 पेंसिल 70 पैसे प्रत्येक के भाव से, 13 पेंसिल 65 पैसे प्रत्येक के भाव से, 12 पेंसिल 60 पैसे प्रत्येक के भाव से खरीदता है, तो प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य क्या होगा? प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य क्या होगा? देखिए देखिए इसका औसत कैसे निकालेंगे? तो कुल योग बटे में कुल संख्या। कुल योग कैसे निकालेंगे? तो 15 पेंसिल 70 पैसे के हिसाब से खरीदी गई है, तो कुल मिला के 15 पेंसिल कितने रुपए खरीदी हुई? 15 गुणा 70 पैसे की प्लस 13 पेंसिल खरीदी गई है 65 के हिसाब से, तो इतने पैसे खरीदी गई होंगी। इसके बाद 12 पेंसिल खरीदी गई है 60 के हिसाब से, तो इतने पैसे ही खरीदी गई है। कुल मिला के पेंसिल कितनी होगी? तो कुल मिला के पेंसिल होंगी आपकी 15 और 13 28 और 12 40। बस औसत बराबर हो गया आपका ये। औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर कुल योग बटे में कुल संख्या, ठीक है, यही तो होता है। अब कुल योग कर लीजिए। 15 सत्ते 105 यानी कि 1050। 13 गुणा 65 कितना हो जाएगा? 845। 12 गुणा 60 12 72 यानी कि 720 बटे में 40। और अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये? 7 8 15 15 10 25 25 और आपका 70 और 25 45 100 और 70 और 50 45 कितना? 115 यानी कि 2615 बटे में 40। जब इसका भाग करेंगे कितना आएगा? तो देखिए आपका पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक ही आंसर आपका पॉइंट में है और यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 65.375। 65.375 पैसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए यहाँ पे आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 40 है नीचे और यहाँ पर पूरा पूरा कटेगा नहीं। ऊपर पूरा तभी कटता ना, ऊपर 10 होता है, यहाँ पर तब 0 होता था। तो मतलब पॉइंट में आपका आंसर आना है जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। लोहा किससे निकाला जाता है? तो लोहा निकालने का कौन सा होता है? हिंगोल होता है, हेमेटाइट होता है, बॉक्साइट होता है, फिर डोलोमाइट। ये बॉक्साइट तो आपका एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। ऐसा होता है बॉक्साइट। लोहा कैसे निकलता है? तो हेमेटाइट से निकलता है। हेमेटाइट से आपको बना हुआ है हीमोग्लोबिन। आपके रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, वो किसका, उसमें क्या कौन सी धातु पाई जाती है? जिसमें लौह धातु पाई जाती है। वहीं से इसका शब्द बना है हीमोग्लोबिन से ही, मतलब हेमेटाइट से बनाया हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखिए, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं चालक, प्रतिरोधक, विद्युत रोधी या फिर द्रवित। जिनमें अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उनको बोलते हैं प्रतिरोधक, सॉरी विद्युत रोधी। ठीक है, क्या होता है? विद्युत रोधी होता है, ठीक है। क्या होता है? विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए, दूरी क्या है, समान है, उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने यानी साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। समय क्या लगता है, 2 गुना लगता है। तो बताएं नदी की धारा की गति क्या है। देखिए, जब आपकी दूरी क्या दे रखी हो, समान दे रखी हो, तो समय और जो चाल का अनुपात होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। मान लेते हैं कि धारा की चाल, तो आपको धारा की चाल मान लेते हैं आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और आपकी शांत जल में नाव की चाल दे रखी है, यानी व्यक्ति की चाल दे रखी है आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो आपको पता है कि अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, यानी धारा के साथ दिशा में चाल कितनी जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 6 + x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में समझाया था कैसे होती है। और प्रतिकूल दिशा में चाल कैसे हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 6 - x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, चाल का और जो समय का अनुपात होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है सेम दूरी के लिए, ठीक है। तो अनुकूल दिशा में यानी 6 + x बटे में 6 - x, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2/1, क्योंकि अनुकूल दिशा में समय कितना लग रहा है, अनुकूल दिशा में समय 1 यूनिट लग रहा है, तो प्रतिकूल दिशा में समय आपका 2 यूनिट लग रहा है। देखिए, आपको यहाँ बोला भी उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा के साथ जाने में यानी कि 6 - x, धारा के प्रतिकूल मतलब 6 - x, अनुकूल मतलब 6 + x, अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1, यानी कि 6 + x बटे में 6 - x बराबर 2/1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए, एक का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 6 + x ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 माइनस के 2x, 2x इधर आएगा तो ये 3x हो जाएगा, और 6 इधर जाएगा तो ये 12 माइनस के 6 यानी कि 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक रेलगाड़ी किसी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो लंबाई आपको दे रखी है मीटर में, समय दे रखा है सेकंड में, तो हम चाल को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। चाल हमारी कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। बस कर लीजिए गुणा। तो देखिए, कुछ कटेगा क्या, कुछ आपका इसमें लग नहीं रहा है कुछ कटेगा। ये कटेगा आपका 2 से कटेगा 40 बार, 2 से कटेगा आपका 9 बार, 40 पंजे 200, 200/9, 200/9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये क्या आ गया, रेलगाड़ी की चाल आ गई। पूछा कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, तो जितनी उसकी अपनी लंबाई होती है उतनी बराबर क्या करती है, वो दूरी को तय करती है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। इस कंडीशन में दूरी क्या होगी, दूरी होगी 10 की लंबाई के बराबर। तो लंबाई बराबर चाल, चाल कितनी निकल के आई थी आपकी, 200/9। समय कितना लग रहा है, समय आपका लग रहा है 9 सेकंड का, गुणा कर देंगे 9 का, तो 9 से 9 खत्म, कितना बचेगा आपका, 200 मीटर ही आपका क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर। यानी कि जो लंबाई होगी 10 की वो कितनी होगी, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 0.113 का क्यूब प्लस 0.223 का क्यूब और 0.33 का क्यूब प्लस 3 इंटू ये सब दे रखा है, इसका सरलीकृत मान क्या होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन दे रखा है सेम क्वेश्चन आपका अभी इसी प्रैक्टिस सेट में आया था। इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को रंजित कर देती है, अपघटन, ऑक्सीकरण, तनुकरण या फिर निर्जलीकरण। जब भी बात रंजक की आएगी, जब भी बात रंजक की आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा होता है, बटर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रेप सीड ऑयल या फिर सरसों का तेल। हिंदी में देखिए, तेल जैतून का तेल, तोरिया का तेल या फिर सरसों का तेल। तो जो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो होता है वो जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन कहता है गानों को गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, गायक गाना गाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ सदैव गायक होते हैं, तो गायक गाना गाते हैं, ये बात आपकी सही है। कोई भी न गाया 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 गाना नहीं होता,
कोई भी न गाया गया गाना नहीं होता। देखिए ये बिल्कुल मैच नहीं करा इससे, तो ये आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। केवल निष्कर्ष एक आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका उत्तर दीजिए। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 48, 32, 16 क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, 48 से 32 कैसे बना है? 16 कम हुए। फिर 16 से 32 कैसे बना, सॉरी 32 से 16 कैसे बना है? फिर यहाँ पे 16 कम हुए, यहाँ पे आगे भी 16 कम होंगे, तो 16 में 16 घटा दें कितना आएगा आपका? 0। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट है, दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए? देखिए देखिए बात करें कि पानी की, तो पहले पानी कितना था? 10% था, अब पानी कितना हो गया? 37%। और मिलाया भी क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। तो बात करें जब पानी की, तो पहले पानी था आपका 10% था, ठीक है। तो मिलाया गया जो पानी है उसमें पानी कितना है? वो आपका 100% पानी है। और जो पानी मिश्रण में मिलाया गया है, वो मिश्रण में पानी कितना है? तो आप कहेंगे 37% पानी है। ठीक है, जब पानी जब पानी 10% था तब मिश्रण कितना था? तो आप कहेंगे 70 लीटर मिश्रण था। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, इसमें 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 और इसमें। ठीक है, तो 100 में से 37 घटाएंगे कितना बचेगा? 63। और 37 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 27। ठीक है, 9 से काटिए 7 बार, 9 से काटिए 3 बार। ठीक है, कितना आ गया अनुपात? 7:3 आ गया। यानी कि जो मिश्रण शुरू में था उसमें पानी कितना था? 7 यूनिट था। अब पानी कितना है मिलाया गया है? 3 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70। यानी पहले जो मिश्रण था उसमें कितनी यूनिट वैल्यू थी? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70। यानी इसका कितना गुना हो गया? 10 गुना। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसकी 10 गुनी, यानी कि 30 लीटर। ठीक है, यानी जो पानी मिलाया गया है जो कि आपका 100% है, वो कितने लीटर मिलाया गया है? तो वो 30 लीटर मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मूली दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर, एटमोमीटर, मैनोमीटर या फिर ऑक्सीनोमीटर? मूली दाब नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा होता है? ब्रोसीन, कैफीन, फेनिलएलनिन या फिर थीन? चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा होता है? वो आता है आपका थीन। और कॉफी में कौन सा होता है? कॉफी में होता है आपका कैफीन। ठीक है, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया ना। जय हिंद, जय भारत।